conference will now be recorded. अच्छा जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा पिछले सेशन को मिलाकर लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ से ही स्टार्ट करते हैं कि भाई एक्चुअल में एसईओ है क्या चीज। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एसईओ सिंपली मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज हम इसी टॉपिक को इन डेप्थ समझेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए, क्या क्या ऐसी जो हमारी मिसकंसेप्शन थी जो आज आपकी चेंज हो जाएंगी रेलेवेंट टू एसईओ को लेकर। सो एज एन नंबर वन, जो पहली चीज है हमारे पास, जो पहला वर्ड है हमारे पास, दैट इज सर्च। यानी कि कोई भी कस्टमर की क्वेरी जो वो सर्च कर रहा है ऑनलाइन, इट कुड बी ऑन यूट्यूब फॉर वीडियोस, वो किसी वेब प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है। एज एन एग्जांपल गूगल पे सर्चेस कर रहा है, याहू पे कर रहा है, किसी भी और प्लेटफॉर्म पर आप लोकेशन वगैरह सर्च करते हो, आप गूगल मैप्स को यूज कर सकते हो। आप इसी तरह अगर कोई इमेजेस वगैरह सर्च कर रहे हो, अगेन हमें यही लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोकेशन चूज कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर गूगल पे आता हूँ और मैं यहाँ पर जी लिखता हूँ एज एन एग्जांपल एटीएम नियर मी, ठीक है, तो इन एक्चुअल मैंने एक लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कि भाई मेरे आसपास एटीएम कहाँ पर है। हमने अपनी सर्च गूगल पर ही की थी, बट गूगल जो आपको सारे रिजल्ट सिखा रहा है ये गूगल के नहीं है, ये एक्चुअल में गूगल मैप्स के हैं। ठीक है, सेम लाइक मैं यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर बॉयज टी शर्ट लिखकर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और मैं यहाँ पर इमेजेस के सेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सारा आपको इमेजेस वाला जो डाटा है देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा एक्चुअल में गूगल इमेजेस का डाटा है। हम गूगल को एज एन होल कंसिडर कर रहे होते हैं, बट गूगल ने अपने अंदर भी पार्टीशंस की हुई है अलग अलग। फॉर एग्जांपल आपको वीडियो डाटा चाहिए, आपको यूट्यूब से डाटा मिलेगा, आपको इमेजेस का डाटा चाहिए गूगल इमेजेस से मिलेगा, आपको मैप्स चाहिए गूगल मैप से मिलेगा, आपको एप्लीकेशंस या गेम्स डाउनलोड करनी है आपको प्ले स्टोर से देखने को मिलेंगी। तो गूगल ने इटसेल्फ अपने आप को भी डिवाइड करके रखा हुआ और उसे इसी तरह से चला रहा है। सेम लाइक अगर आपको कोई और रिजल्ट देखने, आपको कोई फ्रीलांसर हायर करना है, आप फाइवर पे जा रहे होगे या आप अपवर्क को यूज करोगे फ्रीलांसर को हायर करने के लिए, तो हर सर्च के लिए हम डिफरेंट सर्च इंजन को यूज करते हैं। सर्च कस्टमर क्वेरी, कस्टमर की नीड है। सर्च इंजन उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं जो कि हमारी ऑनलाइन क्वेरीज के हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। एज एन एग्जाम्पल वेब सर्चेज हैं, तो आप या गूगल पर जा रहे होगे, या आप याहू को यूज करोगे, या आप बेदू को यूज कर लोगे, या आप डक डक गो को यूज कर लोगे, या आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग को यूज कर लोगे। मतलब किसी भी वेब सर्च इंजन या वेब पोर्टल को आप उसके लिए यूज करोगे। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पर जाओगे? या डेली मोशन का नाम सुना है? ठीक है, तो या हम यूट्यूब पर चले जाएंगे या हम डेली मोशन पर चले जाएंगे। अगर आपको लोकेशन ढूंढनी है किसी बिजनेस की, आप कौन से प्लेटफॉर्म पर जाओगे? गूगल मैप्स पे या एप्पल मैप्स। ठीक है, वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। सेम लाइक अगर आपको इमेजेस चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है। करंटली जब भी हम एसईओ की बात कर रहे होते हैं या जहां पर भी आप एसईओ सीखने जाते हो ना, आपके दिमाग में एक चीज ये भर दी जाती है, भाई एसईओ मींस गूगल पे वेबसाइट को रैंक करवाना। एसईओ डजंट मीन के गूगल पर वेबसाइट रैंक करवाना। एसईओ एक्चुअल में मतलब एसईओ का ये है, या एक्चुअल आप काम की बात करो तो एसईओ का काम है कंटेंट को रैंक करवाना। वो आपका कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, वो कंटेंट जरूरी नहीं है कि गूगल पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपका फाइवर का कंटेंट हो सकता है, आपके यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, आपकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, या आपकी अमेजोन पर मौजूद कोई लिस्टिंग हो सकती है, आपकी दराज की लिस्टिंग हो सकती है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी आपका कंटेंट अगर आप उसे ऑनलाइन रैंक करवाना चाहते हो, फॉर दैट पर्पस आप एसईओ को यूज कर सकते हो। तो एक्चुअल एसईओ का मतलब जो है वो हमारे पास ये है कि हमने अपने कंटेंट को किस तरह से रैंक करवाना है। ठीक है जी, ओवरऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स मीन कि भाई हम अपने कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे कि वो हमारे डिजायर्ड सर्च इंजन पे रैंक करना शुरू कर दे। क्लियर होगी बात?
अब रैंकिंग के लिए ना हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ पर जाएंगे, या सेकंड ऑप्शन आ जाता है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग, या आप कह सकते हो एससीएम, दोनों नाम लिए जाते हैं, या गूगल पीपीसी या पीपीसी एड्स भी अगर आपने नाम सुना हो कहा जाता है। अब इसकी अगर बात करें तो मैं जरा यहाँ पर एडगार्ड बंद करता हूं और मैं गूगल पर जाता हूं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूं फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमारा यहाँ पर जो कीवर्ड है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हमने लिखकर सर्च किया और गूगल हमें उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, मेरे पास यहाँ पर जो गूगल है मैंने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज की हुई है। मुझे पर पेज जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो 100 आते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 हर रिजल्ट के साथ नंबरिंग वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा डाटा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपने इन चीजों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। या मैं दूसरा सर्च जो प्लेटफॉर्म है वो यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अपना सेम कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हिट एंटर। हमने ये यहाँ पर लिखकर सर्च किया और गूगल ने भाई बता दिया आपकी लोकेशन है गुलबर्ग 3 लाहौर। ये इस लोकेशन को यूज करते हुए आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। मैं इसको ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पर पहला अगर आप रिजल्ट देखो, और मैं जरा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ना स्पॉन्सर्ड मीन कि भाई ये पर्सन या ये वेबसाइट एक्चुअल में गूगल को पे कर रही है अपने आप को नंबर 1 दिखाने के लिए। समझ लग गई बात की? आपके पास दो वेज हैं अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आइदर आप उसको ऑप्टिमाइज करके बेहतर बना के नंबर 1 पे जा सकते हो, सेकंड वे ये है कि आप उस प्लेटफॉर्म को पे करके नंबर 1 पे आ जाओ। जैसे कि जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हो, या तो आप अपनी दम पे वहां पे पास हो गए या आप सिफारिश देकर, ठीक है। यहाँ पर खैर सिफारिश तो नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में हम पे कर रहे होते हैं नंबर 1 की रैंकिंग के लिए। जब तक ये वेबसाइट्स पे करती रहेंगी, ये वेबसाइट्स यहाँ पर आपको नंबर 1 पर देखने को मिलेंगी। जो ही ये वेबसाइट्स अपना जो एड है उसको क्लोज कर देंगी, डिसकंटिन्यू कर देंगी, तो ये वेबसाइट्स अपनी एक्चुअल जो रैंकिंग है वहां पर दोबारा पहुंच जाएंगी। क्लियर होगी ये बात? तो ये हमारे पास जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। आप देखो तो यहाँ पे पहला ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड, फर्स्ट पेज पर आपको 4 एड्स देखने को मिल रहे हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और एंड पर देखो 1 2 3 अगेन आपको ऐड देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल बाय डिफॉल्ट गूगल आपको एक पेज पर 10 रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। इस पेज पर हमें 17 रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और उन 17 में से 7 रिजल्ट्स पेड है, वो आ रहे हैं थ्रू सर्च इंजन मार्केटिंग, या आप कह सकते हैं गूगल एड्स, या आप कह सकते हैं पीपीसी एड्स। ये तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, पीपीसी मींस पे पर क्लिक। एक्चुअल में ये जो एड्स यहाँ पर लगे होते हैं इनका सिनेरियो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एज एन यूजर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखकर सर्च किया और मैं इस वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वेबसाइट हो जाती है यहाँ पर ओपन। अब ये वेबसाइट ओपन होने तक ये जो सारा अमल हुआ है, एक्चुअल में ये वेबसाइट का ओनर इस एक क्लिक का गूगल को पे कर रहा है, और वो रेट डिफरेंट होता है, डिपेंडेंट होता है आपके कीवर्ड पर, कौन से कीवर्ड से ऑडियंस आ रही है। हर कीवर्ड का गूगल एक बिडिंग रेट असाइन करता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। फॉर एग्जांपल हम एसईओ कर रहे हैं, एसईओ से हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बट हम चाहते हैं हमें क्विक सेल चाहिए या बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इन दैट केस हम जाएंगे और हम जाकर वहां पर गूगल एड्स के थ्रू एड लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा कीवर्ड है, हाँ जी सर, मोस्टली बिजनेस साइट्स को ही किया जाता है, बट फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक ब्लॉगिंग की साइट बना लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी ऑडियंस जल्दी मिल जाए, एक्वायर करनी है, तो इन दैट केस में मार्केटिंग के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जब तक आपका ऐड चल रहा है आप रैंक रहोगे, जो ही आपका ऐड बंद होगा तो आप अपनी एक्चुअल रैंकिंग पे वापस चले जाओगे। नहीं कर सकता, सिफारशी के आगे नॉर्मल बंदा नहीं टिक सकता, ठीक है। आपका जब भी ऐड लगेगा, और इवन के आप एड्स में भी देखो ना, आप यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल वापस चल रहा हूँ अपने पेज पर,
तो 4 पेजेस यहां पर आ रहे थे, सॉरी 4 वेबसाइट्स, 3 वेबसाइट्स यहां पर थी। और अगर मैं सेकंड पेज पे चलता हूं तो अगेन देखो 1 2 3 4 5 6, लेट्स गो टू थर्ड पेज, 7 8 9, 9 वेबसाइट्स, 3 9 नहीं 9 और 7 पहले पे थे, ऐसे ही ना। 16 वेबसाइट्स टोटल रैंक कर रही हैं आपके पहले 3 पेजेस पे। सिफारिशियों में भी उन्होंने किस्में बना के रखी हैं, कौन सा सिफारशी नंबर 1 पे, सॉरी कौन सा ऐड नंबर 1 पे, कौन सा ऐड नंबर 2, कौन सा ऐड नंबर 3 पर आएगा, उसकी भी उन्होंने टाइप बना के रखी हुई है। और मजे की बात बताऊं, एड्स लगाने वाले भी डिपेंडेंट है कि कौन सा ऐड नंबर 1 नंबर 2 पे आएगा, ये भी डिपेंडेंट एसईओ पर है। समझ लग रही है ना। देखो 16 लोग ऐड लगा रहे हैं। अब अगेन यहां पर भी तो हो सकता है हर बंदा कह रहा है कि मैं भी पे कर रहा हूं, मैं भी पे कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट नंबर 1 पे है, मेरी साइट नंबर 1 पे है। अगेन यहां पर भी एसईओ का अमल दखल आएगा। यहां पर भी गूगल अपने एल्गोरिदम बताएगा, भाई ये मेरा एल्गोरिदम है जिसकी बेसिस पे मैं रैंकिंग्स दे रहा हूं, इसको फॉलो करो, नंबर 1 पे आ जाओ, नहीं तो नंबर लास्ट नंबर 10 या व्हाटसएवर। नहीं, बिडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, बिडिंग एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल आप जब एड्स लगाते हो गूगल पर, फॉर मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, उसका बिड रेट एज्यूम कर लेते हैं भाई 50 रुपीज से लेकर 100 रुपीज है, ठीक है। 4 बिडर्स आए, किसी बंदे ने 50 बिड कर दिया, किसी ने 60, किसी ने 70, किसी ने 80। गूगल क्या करेगा, चारों के ऐड लगा देगा। 3-4 दिन एड्स चलने के बाद गूगल देखेगा कि यूजर एक्सपीरियंस या यूजर का जो बिहेवियर है वो कौन से ऐड को लेकर बेहतर था। जिस ऐड को लेकर यूजर बिहेवियर अच्छा था उसे ऑटोमेटिकली नंबर 1 पे ले जाएगा। क्लियर होगी बात। तो बिडिंग डिपेंडेंट है भी और नहीं भी है इस सूरत में कि अगर आप बहुत लो बिड कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स ही देखने को नहीं मिलोगे। एक तो आपको मार्केट कंपेटिटिव रेट पे बिड करना पड़ता है, देन आफ्टर दैट आपको अपना यूजर एक्सपीरियंस बेहतर रखना पड़ता है। हाँ जी, नहीं नहीं, यूजर एक्सपीरियंस नहीं, स्टे नहीं करता। अब यूजर आ गया आपके पेज पर, फॉर एग्जांपल एज एन यूजर, जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ना, स्टे का मतलब तो ये भी हो सकता है कि मैं पेज ओपन करके बैठा इसे तकता रहूं सारा दिन, ये भी तो स्टे है। और एक स्टे ये है कि यूजर आया भाई, उसने यहाँ पर हेडिंग पढ़ी है, ये पेज देखा, अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया। इन दोनों स्टे में डिफरेंस है। गूगल आपके यूजर की माउस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसे पता होता है कि यूजर आपके कंटेंट को अच्छा समझ रहा है या नहीं समझ रहा। गूगल फौरन तो नहीं वेबसाइट से वापस आ गया, तो गूगल इन सारी चीजों को एनालाइज करके बताता है कि आपकी वेबसाइट ठीक है या नहीं, क्या आपके ऐड रैंक करेंगे या नहीं। क्लियर होगी बात। तो एक रिजल्ट हमें मिलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू और दूसरे रिजल्ट हमें मिलते हैं एसईओ के थ्रू। आप दोनों में से अप टू यूजर होता है कि हम कौन से ऑप्शन पे जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में आप देखोगे तो पीपीसी का इतना स्कोप अभी के टाइम पर नहीं है, और उसका मेजर रीजन ये है कि भाई पीपीसी एक्सपेंसिव है। पेड कैंपेन्स गूगल पर एक्सपेंसिव है, सस्ती नहीं है। एग्जांपल दूं तो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का कीवर्ड का जो मार्केट रेट है करंटली कंपेटिटिव रेट, वो तकरीबन तकरीबन 80-90 रुपए एवरेज रेट है एक क्लिक का। मतलब दिन में अगर आपकी वेबसाइट पर उस एड के थ्रू 100 लोग आ जाते हैं, दैट्स मीन आप 9000 पर डे गूगल को पे करोगे। इन रिटर्न आपको सेल आए या ना आए, गूगल उस चीज का जिम्मेदार नहीं है। गूगल आपसे इस चीज का वादा करता है कि भाई लोग एसईओ सर्च करके आपकी साइट पे क्लिक करेंगे और उसके अगेंस्ट वो पैसे ले लेगा। क्लियर है। ये है हमारे पास सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, देन हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, दैट वाज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हमने सर्च किया, हमें यहाँ पर पेड रिजल्ट्स भी देखने को मिले और फ्री रिजल्ट्स भी देखने को मिले। हमेशा जब हम रैंकिंग्स को चेक करते हैं या और दूसरे सारे मैट्रिक्स को देख रहे होते हैं, हर केस में हम पेड वेबसाइट्स या जो जितनी भी पेड एडवर्टीजमेंट होती है, हम इसे कंप्लीटली इग्नोर करके हम बाकी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं। हमारा एक्चुअल में इनसे कोई भी लेना देना नहीं होता। हमने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे फोकस करना है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मीन कि भाई जब आप कीवर्ड लिख के सर्च कर रहे हो, जो वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली वहां पे रैंक कर रहे हैं, यानी कि खुद से रैंक करवा रही है, गूगल उनको रैंक करवा रहा है,
ना ही पीपीसी चल रही है, ना ही कुछ और चल रहा हो, उन वेबसाइट्स को हम एज एन कंपेटिटर भी कंसीडर करते हैं और उन्हीं वेबसाइट्स को हम देख भी लेते हैं। क्लियर है सर? पता चल गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं कि भाई ये सारा चीजें जानने के बाद आप अपना नेक्स्ट जो फर्दर काम है वो यहाँ पर किस तरह से स्टार्ट करते हो, या क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें रेलेवेंट टू सर्च इंजन जाननी जरूरी है। पहली चीज, हमें सर्च इंजन की ओवरऑल थोड़ा बहुत बिहेवियर को समझना पड़ता है, फिर जाकर हम उस पर रैंकिंग का काम कर सकते हैं। एक दो लेक्चर्स आपके स्टार्टिंग में होंगे ऑन थ्योरी, जिसमें आपके थोड़े कॉन्सेप्ट फ्रेश करने पड़ेंगे, देन आफ्टर दैट थ्रू आउट हमारा प्रैक्टिकल ही होगा। ठीक है, पहली चीज हमारे पास ये है कि भाई गूगल या हमारे सर्च इंजन का बिहेवियर क्या होता है, ये किस थॉट के साथ काम करें, या किन थॉट्स के साथ आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। नंबर वन, डू रिमेंबर कि भाई ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कोई बैक एंड पे कोई लोग बैठे हुए हैं जो कि रिजल्ट्स को डिवाइड करें या ये वो करें। सारा का सारा काम ऑटोमेटेड थ्रू एआई हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, पहले पहल क्या होता था, गूगल जितने भी आपको रिजल्ट दिखाता था ना, गूगल आपको रिजल्ट दिखाता था बेस्ड ऑन योर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, मैंने कीवर्ड सर्च किया एसईओ, तो गूगल आपको जितने भी रिजल्ट्स दिखाएगा एसईओ के रेलेवेंट दिखा देगा। समझ लगी बात की? और उसमें होता ये था कि आपके साथ बैठा हुआ पर्सन, वो अपने सिस्टम से, आप अपने सिस्टम से, दोनों लोग एसईओ सर्च कर रहे हो, सेम इंटरनेट है, सेम लोकेशन है, सेम कीवर्ड है, या सेम आपकी क्वेरी है जिसको आप सर्च कर रहे हो, आपको जो रिजल्ट्स देखने को मिलते थे वो भी सेम होते थे। वो भी क्या होते थे, मतलब हम अभी एक क्लास में बैठे, हम सब लोग सेम कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं, तो पहले क्या होता था, गूगल सबको रिजल्ट्स दिखाता था सेम, क्योंकि सर्च इंजन कैसे काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे बेस्ड ऑन योर लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या है, नंबर टू आपके कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसने देखा ये सारे लोग लाहौर में बैठ कर सर्च कर रहे हैं, गुलबर्ग में, ठीक है, सेम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आपकी रैंकिंग्स लोकेशन वाइज होती हैं। लाहौर के लिए रैंकिंग्स डिफरेंट होंगी, कराची के लिए रैंकिंग्स डिफरेंट होंगी, फैसलाबाद के लिए आपकी रैंकिंग्स डिफरेंट होंगी। आप कंट्री चेंज कर लो, आपकी रैंकिंग्स डिफरेंट होंगी। एग्जाम्पल देता हूं, हम अगेन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सर्च करते हैं, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को छोड़ दो, और नंबर वन पे वेबसाइट रैंक कर रही है गूगल लर्न डिजिटल, यानी कि गूगल का डिजिटल गैराज है, उसकी साइट रैंक कर रही है। देन स्क्रॉल डाउन तो यूडेमी आ रही है, देन स्क्रॉल डाउन तो डिजी स्किल आ रहा है। पता होगा आप लोगों को डिजी स्किल का। अब देखो, मैं सेटिंग्स में जा रहा हूं, सी ऑल सर्च सेटिंग्स, देन यहां से अदर सेटिंग्स, और यहां से लैंग्वेज एंड रीजन के सेक्शन में जाके मैं अपना जो रीजन है उसे चेंज कर लेता हूं। मैं यहाँ पर सेटअप करता हूँ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन कंफर्म। कंफर्म करने के बाद भाई हम यहाँ से आ जाते हैं वापस, एंड देन अगेन मैं इसी कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करता हूँ। स्क्रॉल डाउन, पहली वेबसाइट आ रही है आपके पास कॉर्सेरा की, सेकंड वेबसाइट, थर्ड वेबसाइट, फोर्थ हबस्पॉट, कैरियर फाउंड्री, सिंपली लर्न, और लोकेशंस भी कहाँ की आ रही हैं। जो डिजी स्किल की वेबसाइट पहले यहाँ पर शो हो रही थी वो अब आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने अपना सर्च रीजन चेंज कर दिया। ये लीगली सर्च रीजन चेंज करना है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने वीपीएन लगाया, ये लीगली हम अपना सर्च जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हम जिस भी कंट्री के सर्च रिजल्ट्स देखना चाहें हम देख सकते हैं। और बेसिकली इस फंक्शन का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग्स को टेस्ट कर रहे हो, इन दैट केस हम अपना जो रीजन है वो चेंज करके ही उसे टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आपको रैंकिंग्स या आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे होते थे वो बेस्ड ऑन होते थे लोकेशन, बेस्ड ऑन होते थे। बट अभी के टाइम पर गूगल करंटली इतना अपडेट हो चुका है, वो यूजर के इंटरेस्ट बेस्ड रिजल्ट दिखाता है। पहले आपने एक चीज सुनी होगी, इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। फॉर एग्जांपल बताता हूं कि आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, किसी सर्विस, किसी प्रोडक्ट या किसी भी ऐसी चीज के बारे में, तो फेसबुक आपको उस चीज के ऐड दिखाने शुरू कर देता है। ऐसा ही है या नहीं? और वो एड्स इसलिए दिखाने शुरू कर देता है कि भाई फेसबुक आपको 24 घंटे मॉनिटर कर रहा होता है।
फेसबुक आपका ऑडियो रिकॉर्ड करता है, आपके दोनों कैमरास रिकॉर्ड करता है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास है, आपकी लोकेशन उसके पास है, ए टू जी ईच एंड एवरीथिंग आपका डाटा फेसबुक के पास मौजूद होता है। और फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उसी सारे डाटा को यूटिलाइज करके आपको रेलेवेंट रिजल्ट दिखाता है। मीम्स बनी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने दिल में भी सोचा कि मैंने जूते लेने हैं, फेसबुक आपको जूतों के ऐड दिखाने लग जाता है। क्या वो इसी तरह से होता है, क्योंकि फेसबुक टोटली आपको हर तरह से मॉनिटर कर रहा होता है और आपको फिर रेलेवेंट रिजल्ट्स लगा कर दिखाता है, क्योंकि जब आपको रेलेवेंट ऐड आएगा तब आपको सेल जनरेट करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको शूज परचेज करने हैं, आपने सोचा जी शूज परचेज करने हैं और फेसबुक आपको शूज के ऐड दिखाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेल जनरेट होगी। बट अगर फेसबुक आपको क्लॉथिंग के ऐड दिखाएगा तो वहां पर रिजल्ट जनरेट नहीं होगा या सेल जनरेट नहीं होगी। ये डिजिटल मार्केटिंग है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लोग किस तरह से जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको मैनिपुलेट करके यूजर से उसका डाटा लेकर उसी को उन्हीं के खिलाफ यूज करके सेल्स जनरेट करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बुरी चीज है, बट एक्चुअल में हमारी मार्केटिंग को एडवांस कर रही है, चीजें को बेहतर बना रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो हमारे लिए आसानी होगी ना, आपने कोई चीज परचेज करनी है, फेसबुक आपको उसका ऐड दिखा देता है, हम जाके परचेज कर लेते हैं, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सही है। हम और भी काफी चीजों के साथ इसे रिलेट कर सकते हैं। अब करंटली गूगल के रिजल्ट्स भी ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल दूं तो अगर 4 लोगों को आप सेम रूम में बिठा दो, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स बट विद सेम इंटरनेट, सेम कीवर्ड वो गूगल पे सर्च करें अपनी अपनी गूगल आईडीज के थ्रू, तो जो उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई भी 4 स्टूडेंट एससीओ लिखकर सर्च कर लो गूगल पर, चारों के रिजल्ट्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो डिफरेंट होंगे। हालांकि लोकेशन भी सेम है, ठीक है, आपका इंटरनेट भी सेम होगा, जस्ट क्या है डिवाइसेस डिफरेंट है और आपकी जीमेल आईडी डिफरेंट है। अभी गूगल भी इन चीजों को यूटिलाइज कर रहा है। गूगल भी यूजर को जो रिजल्ट दिखा रहा है वो बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर दिखा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, बिहेवियर पास्ट ट्रैक से ही उसे पता चलेगा, नहीं तो बिहेवियर लाइव तो फॉलो कर ही नहीं ना सकते। आपके पास्ट ट्रैक से इंटरेस्ट भी पता चल रहेगा, तो आपके इंटरेस्ट और आपके बिहेवियर के रेलेवेंट आपको रिजल्ट दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एसईओ सर्च करते हो ना, तो इन पास्ट अगर आपने किसी एसईओ की वेबसाइट को विजिट किया गया होगा ना, तो पहले नंबर पे वो वेबसाइट आएगी, ऑर्गेनिकली आने वाली साइट्स वहां पर नहीं आएंगी। तो गूगल इटसेल्फ चेंज हो रहा है, मार्केटिंग इटसेल्फ चेंज हो रही है, और सारी के सारी आप इस बात की अगर आप सलामी देना चाहो तो वो एआई को है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं थ्रू एआई, क्योंकि एआई चीजों को इतना एडवांस कर रहा है कि हमारी ओवरऑल हमें चीजों में जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्लियर होगी ये बात, समझ लगी? तो आपको रिजल्ट्स बेस्ड ऑन योर सेम सर्च इंजन भी कह लो, लोकेशन भी सेम होगा, कीवर्ड भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। रीजन क्या होगा? इंटरेस्ट और बिहेवियर यूजर का। हर यूजर का बिहेवियर डिफरेंट होगा, हर यूजर का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर है ये बात? किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो वो पूछ सकता है। अब अगेन जी मैं गूगल पर यही अपना कीवर्ड सर्च करता हूं, यहां पर ये जो पेज आपको आपके सामने नजर आ रहा है, इस पेज को हम कहते हैं सर्प, SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जितना भी आपको डाटा देखने को मिलता है, जरा इसको समझ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं, ये नंबर 1 पे तो हमारी लोकेशन को नहीं डिटरमिन कर पा रहा, उसको छोड़ दें। खैर, ये मैं ऑर्गेनिक रिजल्ट से अपना काम स्टार्ट करा, इन सारे रिजल्ट्स को रहने देते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट ऑर्गेनिक वेबसाइट है या ऑर्गेनिक रिजल्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है। याद रखना है ये जो ऊपर कोर्सेरा लिखा हुआ है ये आपकी वेबसाइट का नेम है। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पाथ, या जिसे आप यूआरएल कहते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का हाइपर लिंक एंकर टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल। क्या कहते हैं? मेटा टाइटल। और उसके बाद ये जो नीचे आपको डाटा नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। हर इंडिविजुअल पेज पर मेटा टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस मौजूद होते हैं, और ये बेसिकली आपके पेजेस की आइडेंटिटी होती है, आपके पेजेस की
आइडेंटिटी होती है। मजेदार बात बताता हूं मैं, जरा मैं कोई और पेज ओपन करता हूं। ये जी फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, उसका टाइटल लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन सर्टिफिकेशन बाय सिंपली लर्न। मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूं। अब मुझे बताओ, जो टाइटल पढ़ के आए थे वो यहां पर लिखा हुआ है, वो टाइटल किधर से आ रहा है? फिर किससे आ रहा है? ऑन पेज किधर होती है? इंडेक्स में जाकर ऐड करते हैं। हम्म हम्म गूगल यहां से फेच क्यों नहीं करता डाटा? गूगल अगर वहां से फेच कर सकता आपके मुताबिक, तो गूगल यहां से फेच क्यों नहीं करता? ऐसा तो नहीं है यहाँ पे पेट्रोल ज्यादा लगेगा उसका? आपने कहा गूगल खुद फेच करता है ना, तो गूगल यहीं से फेच कर ले। यहाँ पर भी तो लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग। ये भी वेबसाइट में लिखे हुए हैं। नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि गूगल ये वाला डाटा फेच कर ले, फिर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, गूगल को हम जो भी चाहें फेच करवा सकते हैं। हम पर डिपेंडेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट पे अली बे पे भी लिख दो, गूगल तो उसे भी फेच करेगा। गूगल को भाई चाहिए कंटेंट। गूगल को आप कुछ भी लिख कर दे दोगे, वो उसे फेच कर लेगा या वो उस डेटा को अडॉप्ट कर लेगा। गूगल के पास ये डेटा इसलिए नहीं है कि भाई गूगल एक्चुअल में अंधा है। क्या है? गूगल एक्चुअल में अंधा है। उसका रीजन ये है कि भाई गूगल को फ्रंट एंड कभी भी रीड नहीं कर सकता वेबसाइट्स का फ्रंट एंड जो कि यूजर देखते हैं, जानते हैं, यूज करते हैं, गूगल इस चीज को रीड नहीं कर सकता। गूगल हमेशा रीड करता है कोड की लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को? हमने यहां पर ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट कोड की लैंग्वेज में गूगल तक नहीं पहुंचता। दैट्स वाई गूगल इस डेटा को रीड नहीं कर सकता। दैट्स वाई गूगल यहां पर लिखे हुए टाइटल को फेच नहीं करता। गूगल को जो भी चीज हमने फेच करवानी है या गूगल को कोई डाटा फीड हमने करवाना है, तो गूगल को उसकी लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ता है। ये हर सर्च इंजन का बिहेवियर, वेब सर्च इंजन का बिहेवियर सेम होता है। कोई भी वेब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड रीड नहीं कर सकता। हम उसे फ्रंट एंड रीड करवाने के लिए, अपना कंटेंट रीड करवाने के लिए उसकी जुबान में बोलना सीखते हैं, और उसकी जुबान में बोलने का सीखने का जो सारा काम होता है वो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। समझ लग गई बात की? क्लियर होगी सबको? दैट्स वाई गूगल के पास ये डाटा मौजूद नहीं है। सेम लाइक कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जो यहाँ पर टाइटल लिखा है वो वहां पर मौजूद है। मतलब ये वाला टाइटल, एज एन एग्जांपल बताता हूँ, मैं इसको दोबारा सर्च करता हूँ इसी टाइटल को, और यहाँ पर आ रहा है व्हाट आर द मेजर मॉड्यूल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स सर्च फॉर दिस। अब यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेम कीवर्ड आ रहा है, जो हमने लिखा था वही आ रहा है। सही है ना? कुछ केसेस ऐसे होंगे कि जो टाइटल आपको बाहर नजर आ रहा है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस चीज की पॉसिबिलिटी है, और वो इसी तरह पॉसिबल हो सकता है कि हमने खुद जो दोनों जगहों पर सेम चीज लिखी हो। अगर दोनों जगहों पे हम सेम लिखेंगे तो सेम ही डाटा देखने को मिल जाएगा हमें। समझ लगी बात की? तो सब की बात करें, उसी बात पे हम वापस आ जाते हैं। हमारे सर्च इंजन पर जो रिजल्ट पेज है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, पेजेस के टाइटल देखने को मिलते हैं, उनके पाथ देखने को मिलते हैं, और वेबसाइट का नाम देखने को मिलता है।
आपके जो नॉर्मल वेब पेजेस होते हैं यहाँ पर बाकी भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि वीडियोस का सेक्शन होता है, इमेजेस का सेक्शन होता है, न्यूज आर्टिकल का सेक्शन होता है, लोकेशंस वगैरह का सेक्शन भी यहाँ पर मौजूद होता है। और यहाँ पर जब भी आप किसी भी कीवर्ड वगैरह को सर्च करते हो तो ये जो टोटल आपके पास एक नंबर आ रहा है बहुत बड़ा, ये एक्चुअल नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स का। यानी कि अगर आपने गूगल पर कुछ भी, हमने जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखकर सर्च किया था ना, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रेलेवेंट ओवरऑल गूगल के पास कितना डाटा मौजूद है, ये उसका नंबर है। ये नंबर ऑफ वेबसाइट्स नहीं होता, बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये नंबर ऑफ वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जी हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखकर सर्च किया, हमारे पास ये 1 अरब रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि भाई दुनिया में 1 अरब डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स हैं। समझ लगी? नंबर 1। नंबर 2, इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई 1 अरब वेबसाइट गूगल के पर रैंक कर रही है। हमने अगर चेक करना है ना कितनी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, अपने कीवर्ड को यहां पर सर्च करो और पेज को स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, आप सिंपली अपने पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाओ और जो आखिरी नंबर ऑफ वेबसाइट आएगी वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स कितनी है। जैसे यहां पर मेरे पास कितनी आ रही है, 121। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अगेंस्ट कितनी वेबसाइट रैंक कर रही है, 121। सिंपल। वो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, उसमें इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, न्यूज भी है, मैप लोकेशन भी है, बिजनेसेस के नाम भी हैं, सब कुछ है। मतलब वो A to Z ओवरऑल रिजल्ट्स है। और ये नंबर है टोटल नंबर ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट्स भी नहीं, ज्यादा एक्यूरेट है, आप इसे कहो टोटल नंबर ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, वेबसाइट्स रैंक नहीं करती, आपके वेब पेजेस रैंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है ना बेस्ड ऑन SEO या डिजिटल मार्केटिंग, वहां पर हो सकता है मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी पेज हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी पेज हो, वेब डेवलपमेंट का भी पेज हो, यानी कि डिफरेंट पेजेस होंगे। तो वहां पर से अगर मैं, मेरी साइट रैंक कर रही है तो वहां पर SEO वाला पेज रैंक करेगा या डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज रैंक करेगा। पूरी साइट के पेजेस कभी भी रैंक नहीं करते, ना ही कभी भी पूरी वेबसाइट आपकी रैंक करती है, एक पेज रैंक करता है। हमेशा याद रखना है, वेब पेजेस रैंक करते हैं, वेबसाइट्स रैंक नहीं करते, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। इंटरव्यूज में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक ट्रिकी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई वेबसाइट रैंक हो जाती है और हम फटाफट कह देते हैं हाँ जी हो जाती है, बट एक्चुअल में वेबसाइट रैंक नहीं हो सकती, वेब पेजेस रैंक होंगे। हाँ, चैनल नहीं वायरल होता, आपकी वीडियो वायरल होती है। और आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सी, फॉर एग्जांपल आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स का टाइम है, ये इंस्टाग्राम रील्स का टाइम है। मैं, मेरा अपना एक फेसबुक का पेज है, उस पेज पर हमारी एक वीडियो वायरल हुई, उस पर करीब कोई 8 लाख कुछ व्यूज आ गए उस रील पे। ठीक है, उस रील पे 8 लाख से ज्यादा व्यूज आए और जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हमें प्लस मिले वो 1500 थे। समझ लग रही है ना मेरी बात की? तो आपकी एक्चुअल में वो रील वायरल हुई या वही रैंक की या उसी को सारा बेनिफिट मिला। इसी तरह आपका पेज रैंक करता है तो वो पेज ही रैंक कर रहा है, वेबसाइट रैंक नहीं कर रही। आपकी वेबसाइट तो देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट में 4 सर्विसेज थी, डिजिटल मार्केटिंग भी दे रहे हो, SEO की सर्विसेज भी दे रहे हो, ग्राफिक की भी दे रहे हो, वेब की भी दे रहे हो, तो मतलब क्या है कि आपको चारों के कस्टमर्स ढूंढने हैं। ऐसे ही है, आपका पेज रैंक कर रहा है SEO वाला, तो आपको कौन से कस्टमर मिलेंगे? आपको डिजिटल मार्केटिंग के कस्टमर नहीं मिलेंगे, ग्राफिक के कस्टमर नहीं मिलेंगे, वेब डेवलपमेंट के भी कस्टमर, उनके कस्टमर तब मिलेंगे जब उनके पेजेस रैंक करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च की या आपने SEO सर्च की, सही है, SEO का पेज मिल गया किसी वेबसाइट का, और आप उस पेज पे क्लिक करके उस पेज को ओपन कर लेते हो और वहां से पेज को ओपन करने के बाद ग्राफिक के पेज पे चले जाओ। हमें जो चीज एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है हम गूगल पे वही सर्च करते हैं ना। ये ऐसा तो नहीं है कि हम थर्ड वे बनाकर उस पेज तक जा रहे होते हैं। ठीक है, हमें बेनिफिट तब है जब हमारा एग्जैक्ट पेज रैंक करे। जब वेबसाइट रैंक करेगी तब आपको बेनिफिट नहीं मिलता, और होता भी नहीं है। गूगल पे SEO सर्च करोगे तो SEO के ही पेजेस आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक के या वेब के पेजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उन पेजेस का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है।
सेम कंटेंट की ही जो साइट्स होती हैं वो हमेशा रैंक करती हैं। क्लियर होगी ये बात भी। सर्च इंजन रैंक पेज, रिजल्ट पेज का पता चल गया, गूगल का पता चल गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पता चल गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं भाई जरा गूगल के बारे में। आपको पता है गूगल कब लॉन्च हुआ था? गूगल अप्रोक्सीमेटली लॉन्च हुआ था 1998 में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 2003-4 में गूगल ने अपनी पहली सर्विस अनाउंस की थी, दैट वाज गूगल एडवर्ड्स। आपने नाम सुना होगा शायद। गूगल एडवर्ड्स गूगल की ही सर्विस है जिसके थ्रू आप सर्च इंजन मार्केटिंग या गूगल पर एड्स लगाते हो। सारी बात को बताने का मकसद ये है कि आप अंदाजा लगा लो कि आज से 20 साल पहले गूगल का विजन ये था कि भाई इन फ्यूचर एक टाइम आएगा जब लोग अपनी एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन कर रहे होंगे, जब वो बिजनेसेस को ऑनलाइन चला रहे होंगे, ऑनलाइन ग्रो करवा रहे होंगे, ठीक है। तो सन 2003-4 में गूगल ने गूगल एडवर्ड्स अनाउंस कर दिया था, एक सर्विस बना दी थी कि जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एडवर्टीज कर सकते हो। क्लियर है? देन अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें अबाउट एसईओ कि भाई एसईओ कैसे स्टार्ट हुई है ये वो, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेबसाइट थी, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग के रेलेवेंट पूरी दुनिया में एट दैट टाइम एग्जांपल ले रहे हैं 15 वेबसाइट्स थी, ठीक है। कोई भी बंदा आता था डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता था, उसे 15 वेबसाइट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती थी, ठीक है। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, नंबर ऑफ बिजनेसेस जो थे वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। अब जब बिजनेस इंक्रीज होते हैं या आपके कंपेटिटर इंक्रीज होते हैं तो भाई उसके साथ साथ आपका जो कंपटीशन होता है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब कंपटीशन बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स थी यही आगे जाकर बनी थी। एक्चुअल में एसईओ एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में एसईओ एग्जिस्ट नहीं करता था एट दैट टाइम, बट ये लोगों की टेक्निक्स थी जिनको उन्होंने फॉलो करके अपना कंटेंट रैंक करवाया या अपने वेबसाइट्स को रैंक करवाया और वहां से उन्होंने रिजल्ट्स लिए और बाद में इसी चीज को एसईओ का नाम दे दिया गया। समझ लग गई सबको? अब जब तक दुनिया में वेबसाइट्स हैं तब तक कंपटीशन है और तब तक ये चीज चलती जाएगी, कभी भी बंद नहीं होगी। समझ लग गई बात की? अब ये जो टेक्निक्स थी ना, इनको बनाने के लिए, समझने के लिए हर बंदे को, हर यूजर को पहले पढ़ना पड़ा गूगल का एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम गूगल के काम करने का तरीका कार है कि भाई गूगल किस तरह से काम कर रहा है। आप जब गूगल पे एसईओ लिख के सर्च कर रहे हो, गूगल उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट दिखा रहा है, तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सी वेबसाइट नंबर 1 पे दिखानी है, कौन सी वेबसाइट नंबर 10 पे दिखानी है। ये सारी की सारी चीजें या ये सारी जो सोचने की आप कह लो पावर है ना, ये इस एल्गोरिदम से उसे मिल रही है। ये एल्गोरिदम सारी चीजें बैकएंड पे डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी वेबसाइट को कौन से नंबर पर रैंक करवाना है। और थ्रू आउट हमारे इस कोर्स में हमने पहले इस एल्गोरिदम को समझना है, फिर जाकर इसी एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी टेक्निक्स को डिवेलप करके अपनी साइट पर इंप्लीमेंट करना है। और इसी सारी चीज का नाम हमारे पास एसईओ कहा जाता है, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में लोगों ने एल्गोरिदम्स को पढ़ना शुरू किया, ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों ने अपनी वेबसाइट पर चेंजेस करनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो चेंजेस हमें देखने को मिली थी वेबसाइट्स में, वो चेंजेस थी कंटेंट बेस्ड। मतलब लोगों ने अपने कंटेंट को चेंज करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले वो जिस भी तरह का कंटेंट बनाते थे उन्होंने उस कंटेंट को अपडेट करना शुरू कर दिया। एज एन एग्जांपल बताऊं तो पहले लोग क्या करते थे, कोई भी चीज पर आर्टिकल लिखा, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स का पता है ना सबको, पोस्टिंग होती है वेबसाइट्स पे। फॉर एग्जांपल उनकी वेबसाइट थी डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ की या क्लोथिंग की हो गई या किसी भी और टॉपिक की, तो उन्होंने उस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिख दिया अपनी वेबसाइट पे। एक आर्टिकल लिखा जिस आर्टिकल की ओवरऑल जो लेंथ थी, एज्यूम कर लेते हैं वो थी 800 वर्ड्स। पूरे आर्टिकल की लेंथ 800 वर्ड्स थी और उसमें से उन्होंने टेक्निक लगा के क्या करना है, 300 दफा अपना जो मेन कीवर्ड था, अपना मेन कीवर्ड था उसको रिपीट करना शुरू कर दिया। सही है?
पूरा आर्टिकल 800 वर्ड का, 800 वर्ड में से 300 वर्ड्स आपने लिख दिया एसईओ 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 एसईओ, ठीक है, सेम वर्ड को रिपीट करना शुरू कर दिया। अब जब इतनी ज्यादा रिपीटिशन होने लगी आपके पेजेस पर, तो गूगल को बेसिकली स्टार्टिंग में गूगल उस चीज से तोड़ दी, धोखा खा गया था। गूगल को उस पेज का कंटेंट ज्यादा अच्छे से समझ आना शुरू कर दिया, और उसने क्या करना, उस पेज को फौरन से पकड़ के रैंक करवा देना, फौरन से पेजेस को क्या करवा देना, रैंक करवा देना। तो लोगों ने उस टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया, अपने कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट जो पहले यूजर के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होता था, उस सारे कंटेंट को चेंज करके, अल्टर करके, उसमें कीवर्ड स्टफिंग करके उस कंटेंट को गूगल के लिए स्पेसिफिक कर दिया। आपके जो वेब पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई आपके पेजेस फॉर योर ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस ही रीड कर सकती है, वेब आपका जो क्रॉलर है वो तो उसे रीड ही नहीं कर सकता। तो अगर इसमें मौजूद जो कंटेंट है ये आपकी ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं होगा, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, सर्च इंजन की सहूलत को देखते हुए यहाँ पर कीवर्ड स्टफिंग ये होती है कि आप अपना जो मेन कीवर्ड है ना, जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो, उसी को बार बार रिपीट करी जाओ, ठीक है। जब आप उसी को बार बार रिपीट करते थे ना अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल आपको जल्दी रैंक करवा देता था। तो लोगों ने इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया था। फिर क्या हुआ, गूगल ने जब इस चीज को समझा, जब गूगल को एक्चुअल में इस चीज का आइडिया हुआ, तो गूगल ने अपने एल्गोरिदम में अपडेट लेकर आया, और उस अपडेट का गूगल ने नाम रखा पांडा। फनी नाम है बट यही है, ठीक है। और ये अपडेट आई थी 2011 फेब में, फरवरी 2011 में गूगल अपनी पहली एल्गोरिदम अपडेट लेकर आया, जिसमें उसने डायरेक्टली एसईओ वालों को टारगेट किया। और इस अपडेट का मकसद ये था कि भाई आपकी साइट पर मौजूद ऐसा कंटेंट जो कि हार्मफुल है, या शैलो कंटेंट है, इररिलेवेंट कंटेंट लिख रहे हो, या ओवरऑल ऐसा कंटेंट जो ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल नहीं है, तो इन दैट केस गूगल आपको पेनल्टी देगा। समझ लग रही है मेरी बात की, ठीक है। आपकी साइट पर अगर मौजूद कंटेंट अच्छा नहीं होगा, तो गूगल डायरेक्टली आपकी साइट पर पेनल्टी दे देगा। और उस पेनल्टी का सिनेरियो ये होगा, पेनल्टी डिफरेंट तरह की होती थी गूगल पर। कुछ पेनल्टीज ऐसी होती थी जिनमें आपको कुछ ज्यादा आप कह सकते हैं कि नुकसान नहीं होता था, बट कुछ पेनल्टीज ऐसी होती थी जिन पर आपको ओवरऑल इश्यूज देखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली सॉफ्टवेयर पेनल्टी ये होती थी कि गूगल आपकी वेबसाइट को अपनी डेटाबेस से उड़ा देता था। कहां से उड़ा देता था, समझ लो कि भाई आप लोगों ने आज फीस दी है, कल मैं आपका नाम जाके डेटाबेस से उड़ा दूंगा, परसों आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने सब फीस दी हुई है। वेबसाइट्स के केस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर मैं किसी बंदे की वेबसाइट को गूगल की डेटाबेस से अगर वो उड़ जाती है, दैट्स मीन कल को आप उसको गूगल पे सर्च करोगे, आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल के पास गूगल की डेटाबेस में उस साइट का डाटा ही मौजूद नहीं है, तो आपको रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। समझ लग गई बात की। तो ये सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर पेनल्टी होती थी गूगल की तरफ से, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक पेनल्टी और देखने को मिलती थी, जो कि होती थी डी रैंक, यानी कि आपकी ओवरऑल जो रैंकिंग है उसको कम करवाना गूगल शुरू कर देता था। ये पहली दो पेनल्टीज पड़ती थी किसी भी साइट पर, जिस साइट पर गूगल को कंटेंट में छेड़ वगैरह देखने को मिलती थी। किस तरह का कंटेंट, फॉर एग्जांपल आपका जो कंटेंट है वो शैलो है, शैलो मतलब ऑडियंस के लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, आप सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट किए जा रहे हो, या आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट से मुराद ये है कि भाई आपने ऊपर टॉपिक दिया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और अपने आर्टिकल में आप रेलेवेंट टू वेब डेवलपमेंट लिखे जा रहे हो, ठीक है, इन दैट केस वो इररेलेवेंट कंटेंट बन गया, ठीक है। तो इन सारे केसेस में गूगल ने या तो आपकी डेटाबेस, आप अपनी डेटाबेस में से आपकी साइट को उड़ा देता था, या आपकी साइट को डी रैंक करवाना शुरू कर देता था। अब ये होती थी सॉफ्टवेयर पेनल्टीज। अब इसका एडवांस वर्जन ये आता था कि गूगल आपको भाई अपनी मैसिव पेनल्टी देता था, और इन दैट पेनल्टी आपके साथ होता ये था कि आपकी साइट या आपका जो डोमेन नेम है वो परमानेंटली गूगल बैन कर देता है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट थी जैसे कि corvette.com है,
अगर इनको पांडा के थ्रू पेनल्टी पड़ती है तो वो पेनल्टी मैक्सिमम ये हो सकती है कि ये डोमेन दोबारा गूगल पर कभी भी रैंक नहीं करेगी। ठीक है, ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक फ्रेश क्लाइंट आता है, ठीक है, अभी उसने डोमेन वगैरह परचेज करनी है ये वो, तो सम ऑफ द टाइम क्लाइंट्स के जहन में ना ये चीज आ जाती है कि कोई पुरानी डोमेन उठा लेते हैं जो कि पहले लोगों ने यूज की, अभी नहीं हो रही यूज, तो पुरानी परचेज कर लेते हैं तो उसका थोड़ा फायदा हो जाएगा, मतलब लोगों को उसका नाम शाम पता होगा। कभी भी ये काम नहीं करना। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डोमेन गूगल की तरफ से बैन हो, उसको पेनल्टी पड़ी हो, तो इन दैट केस अगर आप वो परचेज कर लेते हो तो वो भाई पेनल्टी आपकी सारी उम्र आपका जान नहीं छोड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको सॉफ्टवेयर पेनल्टी पड़ती है, यानी कि आपको डेटाबेस से उड़ गए हो, डी रैंक होना शुरू हो गया, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है कि आप इस चीज से रिकवर कर लो, और वो ऑप्शन आपके पास दो हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना जितना भी कंटेंट आपके पास मौजूद है उसको डिलीट कर दो। जिस कंटेंट की वजह से आपको पेनल्टी पड़ी है उस कंटेंट को सिंपली क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन जो गूगल का पसंदीदा ऑप्शन है वो है अपडेट। हमेशा याद रखना है दो तीन चीजें। नंबर 1, आपका कोई भी सर्च इंजन है उसको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी जो चीज लगती है वो है कंटेंट। कोई भी सर्च इंजन है। एज एन एग्जांपल, आप में से कोई यूट्यूबर है या जिसने कभी यूट्यूब स्टार्ट की हो एज एन यूट्यूबर? सर की चला रहे हैं अभी? कितने सब्सक्राइबर हैं? 1000। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब का सिनेरियो क्या है? यूट्यूब का सिनेरियो ये है कि भाई अगर आप यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो ना, या फेसबुक रील्स पे ग्रो करना चाहते हो, या इंस्टाग्राम रील्स पे ग्रो करना चाहते हो, एक सिंपल सा हैक है इन सबका। या आप टिकटॉक पे ग्रो करना चाहते हो, सिंपल है कि ये है कि भाई सर नीचे करो और कंटेंट फेंकते जाओ, दैट्स इट। और आपको कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको यूट्यूब की एसईओ करने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पर कोई और पंगा लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि इसके लिए ये है कि भाई कंटेंट अपलोड करते जाओ, अपनी एक फ्रीक्वेंसी बनाओ कि फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप वीडियोस पे काम करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे काम करना चाहते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम रील्स पे काम करना चाहते हो, देन देखो कि भाई ऑडियंस ज्यादा टाइम किस टाइम में ज्यादा देर एक्टिव रहती है। फॉर एग्जांपल मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा भाई 8 बजे से लेकर 12 बजे का ये सबसे ज्यादा एक्टिव टाइम है आपकी ऑडियंस का, यूट्यूब पर भी आने का, फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर भी आने का, ये सबसे ज्यादा टाइम एक्टिव होने का। ठीक है, उसका मतलब क्या है? ऑडियंस के एक्टिव टाइम में जाओ और धड़ाधड़ अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दो। सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल, आप में से इन फ्यूचर को बंदा यूट्यूब करना भी चाहता है ना और कहता है कि भाई मोनेटाइजेशन मुश्किल है ये वो, तो सिंपल सिनेरियो ये है, 60 दिन का अल्टीमेट दो खुद को। 60 दिन में 60 वीडियोस पहले क्रिएट कर लो, 60 वीडियोस अपनी रेडी करके एडिट करके रखो, देन डे 1 से वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दो। जिस दिन आपकी 60 वीडियो 60 दिनों में अपलोड करोगे उस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होगा, कंफर्म 100% गारंटी बात। और ये मैं नहीं कर रहा, एज एन एग्जांपल मैं बताऊं, यूट्यूब पर आपने मोनेटाइज करवाना सबसे मुश्किल चीज ये है, ये 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम कैसे मिलेगा? सब्सक्राइबर 1000 मिल जाते हैं इजीली, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम कैसे मिलेगा? ऐसी है ये नहीं? आपके भी जहन में ये बात आ रही हो। अच्छा, अब इसको जरा कंपेयर करो इस चीज को, फॉर एग्जांपल 60 वीडियो में से आपकी एक वीडियो वायरल निकल जाए, एक वीडियो क्या हो जाए, उस पर ज्यादा नहीं 1,00,000 व्यूज आ जाए। ठीक है, और एवरेज वॉच टाइम उस वीडियो का निकल है फॉर एग्जांपल 2.5 मिनट, 8 मिनट की वीडियो में से 2.5 मिनट एवरेज टाइम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2,50,000 मिनट वाले, समझ लगी? एक वायरल वीडियो और आपका जो थ्रेशोल्ड होगा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको फेसबुक पर बताऊं, फेसबुक पर यही सिनेरियो 6 लाख मिनट है। तब आप 6 लाख मिनट दिए वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। हमने एक फेसबुक पेज बनाया था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, अर्निंग का कोई हमारा ऐसा सीन नहीं था।
बट उस पे एक रील वायरल गई, 8,70,000 कुछ उस पे व्यूज आए, और उस एक रील से उसका वॉच टाइम पूरा हो गया। और उसके बाद आप जितनी भी रील अपलोड करते हैं 2,000, 3,000, 5,000 आते हैं। मजे की बात बताता हूँ, कल से मैं देख रहा था, एक हमारी पुरानी रील 2 माह पहले अपलोड की थी, वो अभी वायरल हो गई। समझ रहे हैं कंटेंट का सिनेरियो। एक वो छोटे 2 बच्चों की वीडियो फेसबुक पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, जो दोनों गाना गा रहे थे, सुनी किसी ने? आपको पता है वो वीडियो कितनी पुरानी है? वो 2-3 साल पुरानी वीडियो अब जाके वायरल होगी। गूगल ये कंटेंट को अपडेट करना इसलिए पसंद करता है कि भाई गूगल को कंटेंट चाहिए। आप एज एन सर्च इंजन क्या, और अगर आपके सर्च इंजन में कंटेंट मौजूद नहीं है, ऑडियंस कहां से आएगी? और अच्छा कंटेंट मौजूद नहीं है, फिर भी ऑडियंस नहीं आएगी। तो इन चीजों को आप कहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा सर्च इंजन ग्रो कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ग्रो कर जाए, तो फिर आपको अपना अपडेटेड कंटेंट फीड करवाना पड़ेगा। आप कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें आपने लास्ट 6 माह पहले अपलोड किया होगा, वो वेबसाइट पर कभी भी ऑडियंस नहीं आएगी। वहीं पर अगर आप अपनी साइट ग्रेजुअली कंटेंट अपडेट करते हो, तो उस साइट पर ऑडियंस आ सकती है। कंफर्म आएगी। एसईओ की अहमियत की अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं 40% आपकी एसईओ डिपेंडेंट है, आपकी एसईओ पर आप रैंकिंग डिपेंडेंट है, बट 60% रोल आपके कंटेंट का। आप अच्छा कंटेंट नहीं बना सकते, आप वेबसाइट रैंक नहीं करवा सकते। अच्छा कंटेंट इज एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल वेबसाइट रैंक करवा ली, सब कुछ करवा लिया, कंटेंट नहीं अच्छा होगा, क्या करेंगे? ठीक है, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, हम उसे नंबर 1 पे ले आए, रैंक किया हर कीवर्ड पे नंबर 1 पे, ऑडियंस भी आ रही है, मुझे सेल नहीं जनरेट हो रही उससे, तो क्या उस रैंकिंग का हमें फायदा है? चार्ट लेंगे उस रैंकिंग का, हमें उस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं। आप यूट्यूब पर हो, आप एज एन यूट्यूब काम कर रहे हो या फेसबुक पर भी काम करो, इस केस में भी भाई अगर आपके पास ऑडियंस मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फेसबुक पेज पे मैं कह देता हूँ 10 लाख फॉलोअर्स हैं, बट मैं पोस्ट करूँ मुझे 5 लाख से, मुझे क्या फायदा 1 लाख फॉलोअर्स का? समझ लगी? रैंकिंग इज नॉट एवरीथिंग, एक्चुअल एंगेजमेंट या कन्वर्जन जो है ना, ये सब कुछ होता है। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं आपको अपना हवाला देता हूँ, हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है worldscore.com के नाम से, ई कॉमर्स का, ठीक है। हमने उस पर एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू की, एसईओ करनी शुरू की, उस पर बहुत ट्रैफिक है, एक दिन की 1-2 हज़ार ट्रैफिक आनी शुरू होगी, बट स्टिल हमें वहां पर सेल जनरेट नहीं हुई। और अभी के टाइम पे तो अभी पूरे दिन में 50-60 ऑडियंस आती है, सेल आती है। ठीक है, एक्चुअल चीज है ना, वो दोनों साथ साथ चलते हैं ना, तब फायदा है। तब आपको रैंकिंग मिल रही है, रेलेवेंट ऑडियंस आ रही है, कंटेंट अच्छा, फिर आपकी सेल जनरेट होगी, फिर आपको वहां पर बेनिफिट भी होगा। हमने थ्रू आउट इस कोर्स में यही सारी चीजें सीखी कि इन दोनों चीजों को आपने बैलेंस कैसे करना है। समझ कि ये सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया पांडा। तो पांडा अपडेट प्योरली कंटेंट पर बेस्ड ऑन आपकी साइट पर मौजूद कंटेंट को अगर आप बेहतर नहीं करोगे, इन दैट केस आपको वहां पर डी रैंक होना पड़ सकता है, आपकी साइट को डेटाबेस से उड़ाया जा सकता है, या आपकी साइट को ओवरऑल पड़ सकती है। समझ गई बात? ठीक, 1 साल बाद गूगल की दूसरी अपडेट आई थी जिसका नाम था पेंगुइन। ये आई थी 2012 अप्रैल में। ठीक है, गूगल की इस एल्गोरिथम अपडेट ने डायरेक्टली टारगेट किया था लिंक्स, जानवरों का नाम लिखे उन्होंने, अभी भी जो आई है उसमें जानवरों के नाम है। ठीक है, गूगल की जो पेंगुइन अपडेट थी, ये प्योरली थी लिंक्स की बेस पर। ठीक है, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसको स्टार्टिंग में ट्रैफिक देने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट मिल गया, आप ऑन पेज कर रहे हो या कीवर्ड सर्च पर काम कर रहे हो, उस टाइम पर क्या होता है, न्यू साइट है तो ट्रैफिक नहीं आएगी, ऐसे ही है नहीं, तो लोगों को पता नहीं नाम से कोई वेबसाइट है, नहीं आपके पास रैंकिंग होगी, दैट मीन ट्रैफिक भी नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में ट्रैफिक लेने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने बैकलिंक्स बनाने शुरू कर दिए। सही है, जब उन्होंने बैकलिंक्स क्रिएट करने शुरू किया तो चीप ऑप्शन वहां पर नजर आए। अब चीप ऑप्शन क्या होते थे? फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर अगर आप किसी भी बैटिंग वाली साइट पर चले जाते हो, जुए वाली साइट पर,
वहां पर जाकर बैकलिंक लगाना बहुत आसान है। बैकलिंक लगाना आसान है। वहां से अगर आपको एक बैकलिंक मिल जाता है, जिस बैकलिंक से ऑडियंस वहां से आपकी साइट पर ट्रांसफर हो सकती है, बट गूगल की नजर में उस साइट की क्रेडिबिलिटी इतनी लो होती है, गूगल उस लिंक को स्पैम कंसीडर करता है या उस लिंक के थ्रू आने वाली ऑडियंस को स्पैम कंसीडर करता है। और उसकी वजह से क्या है, गूगल आपकी वेबसाइट को डीरैंक करवाना शुरू करवा देता है। ओवरऑल डेटाबेस भी यहाँ पर भी आपकी रिजेक्शन हो सकती है, या आपको ओवरऑल मेजर पेनल्टी बैन की सूरत में भी पड़ सकती है। सारे केसेस कब होते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर सैम्पलिंग लिंक्स है, यानी कि आपने 2 नंबर साइट कह लो, या अडल्ट वेबसाइट्स हैं, बैटिंग की वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट से अगर आपने बैकलिंक्स दिए हुए हैं, गूगल स्पैम में कंसीडर करेगा। अगर आप किसी पर्सन को अप्रोच करते हो, या अपनी ही आपकी 2 वेबसाइट्स हैं, आप एक वेबसाइट से इधर लिंक लगा देते हो और एक वेबसाइट से इधर लिंक लगा देते हो, गूगल अगेन कहेगा ये भी गलत है। आप 3 वेबसाइट्स का लूपहोल बनाकर उसे यूज करोगे, गूगल उसको भी पकड़ लेगा। आप बैकलिंक्स परचेज करके अपनी साइट पर लेकर आते ट्रैफिक के लिए, गूगल उस चीज को भी कैप्चर कर लेगा, और तीनों केसेस में आपको क्या पड़ जाएगी, पेनल्टी पड़ जाएगी। तो थ्रू आउट एसईओ में याद रखना है, ना ही हम पेंगुइन के अगेंस्ट जाएं, ना ही हम पांडा अपडेट के अगेंस्ट कोई भी काम करें, क्योंकि अगर इन दोनों के अगेंस्ट आप कहीं पर जाओगे तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ओवरऑल रुक सकती है, और हमें वहां पर जो इश्यूज हैं वो फेस करने को मिल सकते हैं। क्लियर होगी क्वेश्चन किसी पर्सन का पूछना? अच्छा, बैकलिंक्स सिंपली काम करते हैं एज अ रेफरेंस, ये ऑनलाइन समझ लें आपके रेफरेंस है। फॉर एग्जांपल मेरी नई वेबसाइट है, उस पर मेरे पास ट्रैफिक नहीं है, तो मैं डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर उन्हें कहूंगा कि भाई एक ब्रिज बना दो यहाँ से मेरी वेबसाइट तक, मतलब आपकी साइट पर जो ऑडियंस है उसमें से कुछ हिस्सा उस ब्रिज के थ्रू मेरी साइट पर आ जाए। ठीक है, तो एज ए रेफरेंस काम करेगा कि आपको रेफरल ऑडियंस मिल रही होगी इसी वेबसाइट के थ्रू, इसे बैकलिंक कहते हैं। एक्चुअली बैकलिंक बनाना अलाउड है, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, अगर आप चोर बाजारी करते हो, आप सेमी लिंक्स बनाते हो, आप लिंक्स के लूप होल्स बनाते हो, आप लिंक्स डिफरेंट वेबसाइट से परचेज करते हो, इन दैट केस गूगल कहेगा कि भाई ये चीज सारी 2 नंबर हो रही है, इस पर आपको पेनल्टी पड़ सकती है। क्लियर है? और क्वेश्चन ऑफ पेज में आज के लेक्चर में मैंने आपको ये चीजें पांडा अपडेट को मैं अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पांडा पांडा जो अपडेट है वो सिंपली बेस्ड ऑन कंटेंट थी। अगर आपकी साइट पर शैलो कंटेंट है, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसका ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल नहीं है, या फॉर एग्जांपल बता दूं तो आपने पूरी वेबसाइट पे 800 वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सम ऑफ द टाइम अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। यूट्यूब पर आपको ये अपना मसला लिख के सर्च करना, आपको वीडियो देखने को मिलती है, और कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो बता रही होती है हमारा भी ये मसला, हम भी मसले का हल ढूंढ रहे हैं, होती है ना ऐसी वीडियोस। मतलब 1-1.5 मिनट की वीडियो होगी, पहले आपको हाइप करेंगे कि हमारे पास इसका सोल्यूशन मौजूद है, और एंड तक आते आते कहेंगे हमें भी नहीं पता। वो होता है शैलो कंटेंट। क्या होता है? उसके बाद इररिलेवेंट कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट आप ऑडियंस को बुला के आ रहे हो, भाई मैथ की ट्यूशन पढ़ाता हूं, आते आपको साइंस है, मतलब इररिलेवेंट कंटेंट ऐसे हो जाएंगे। आपकी साइट पे मौजूद कंटेंट इनफ नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर रहे हो अबाउट व्हाट इज एसईओ, और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करे, या बहुत थोड़ा कंटेंट अपनी साइट पे लिखोगे, तो उससे अगेन क्या होगा, ऑडियंस सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उस केस में भी आपको कंटेंट के रेलेवेंट ये पांडा पेनल्टी पड़ सकती है। 2 ही मेजर अपडेट्स थी गूगल के एल्गोरिथम में, बाकी गूगल का एल्गोरिथम आप कह सकते हो किसी हद तक एसईओ के रिस्पेक्टिव सेम काम रहा है, ओवरऑल बाकी चीजें अप एंड डाउन होती रहती हैं। एसईओ परस्पेक्टिव से 2 ही अपडेट्स ये देखने को मिली हैं। नंबर 1 पांडा है, नंबर 2 बस पेंगुइन है। पांडा टोटली कंटेंट बेस्ड है कि आपका कंटेंट ठीक नहीं होगा आपको पेनल्टी पड़ेगी। पेंगुइन टोटली हमारे पास लिंक्स के रेलेवेंट, अगर आपके लिंक्स सही नहीं होंगे तो दैट केस आपको पेनल्टी पड़ेगी। कीवर्ड स्टफिंग पेंगुइन में, कीवर्ड स्टफिंग पेंगुइन का हिस्सा था।
ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, कीवर्ड स्टफिंग में ये होता था हम जिस कीवर्ड पर रैंकिंग चाह रहे होते ना उस पेज, उस कीवर्ड बार बार रिपीट करना शुरू कर देते थे। तो पहले गूगल उन चीजों लेके बेवकूफ बन जाता था, अभी भी कभी कभी पाकिस्तानी बना लेते हैं। एग्जाम्पल दो साल पहले ना एक बैकलिंकिंग की टेक्निक इन्होंने ढूंढी और उस टेक्निक की थी गूगल जो पुराने रिसोर्सेज थे ना, ये जो चीजें अब बंद हो गई हैं, गूगल ने पहले चीजें बनाई बट अब उनको बंद कर दिया, उनके पुराने लिंक्स उठाने उन्हें और उन लिंक्स को लेकर एक रीडायरेक्शन वाला लिंक बना देते हैं। रीडायरेक्शन को आप ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हो, रोड आगे तामीर हो रहा है तो आप रीडायरेक्शन देते हैं फलां से चले, ऐसा है या नहीं? या फॉर एग्जांपल किसी शॉप पे हो, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है ये दुकान चंद कदम आगे शिफ्ट होगी, तो ये होती है रीडायरेक्शन। तो उन्होंने क्या किया, गूगल के पुराने यूआरएल उठाए और उनसे एक रीडायरेक्शन वाला यूआरएल बनाया। समझ लग गई? अब से रीडायरेक्शन वाला यूआरएल से होता क्या था, जब कोई बंदा उस यूआरएल को ओपन करता था या इवन जब गूगल वेबसाइट को चेक करने आता है ना, गूगल ने उस यूआरएल को ओपन करना, उसे क्लिक करना, यूआरएल ओपन होना, फौरन से 5 सेकंड में वो यूआरएल शिफ्ट होकर आपकी वेबसाइट पे चला जाता है। रीडायरेक्शन है ना, ऑटोमेटिकली 5 सेकंड टाइमर में वो गूगल की वेबसाइट पे कहाँ चला जाता था, आप वेबसाइट पे जिस भी वेबसाइट का आप लिंक लगाते थे। अब गूगल ये समझता है कि भाई गूगल खुद इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा है, गूगल इस वेबसाइट को खुद से रिकमेंड कर रहा है, तो गूगल फौरन से कान से पकड़ के टॉप में रैंकिंग में दे रहा है। समझ लगी मेरी बात? तो ये एक लूप होल ये पाकिस्तानियों ने फाइंड आउट किया था पिछले साल सन 2021 में। ये लूप होल आपकी सोच है कितना ट्रेंडिंग में था, ये इतना ट्रेंडिंग में था कि भाई पाकिस्तानियों ने 2-2 हफ्तों में वेबसाइट रैंक करवा दी थी। जैसे ही लूप होल पकड़ गया है, जितनी वेबसाइट्स रैंक कर रही वो भी खुदा को प्यारी होंगी और बाकी सब भी गया। ठीक है, तो टेक्निक्स आते हैं, लोग उन पे काम करते भी हैं, बट यू शुड मेक श्योर कि भाई वो शॉर्ट टर्म चीज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकलिंकिंग ही करनी है तो आप अच्छे वे में भी कर सकते हो। आप किसी वेबसाइट को खुद जाकर अप्रोच कर लो कि भाई मैं अच्छा कंटेंट लिखता हूँ, मैं आपको कंटेंट लिख के देता हूँ, बदले में मुझे लिंक दे दो। ठीक है, गिव एंड टेक। आप उनके लिए कंटेंट लिख दो, वो बदले में आपको लिंक दे देंगे, हमारा लिंक वहां पर लग जाएगा। आप सिंपल एज भी यूज कर सकते हो, सिंपल एज भी आपको बेनिफिट देते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट हमें वहीं पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई अगर रैंकिंग 60% कंटेंट बेस्ड है, देन लोग एसईओ एक्सपर्ट्स को क्यों हायर करते हैं? लोग एसईओ एक्सपर्ट्स को इसलिए हायर करेंगे, कंटेंट को गूगल के मुताबिक बनाना भी एसईओ एक्सपर्ट्स का ही काम है। एक वेबसाइट को गूगल को समझाने का काम एसईओ पर्सन्स का ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, कंटेंट अपडेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपका एक पेज है, आपकी साइट पे 4 पेज है सर्विसेज के, एक एसईओ का, एक डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक का, वहां पे पुराना कंटेंट लिखा हुआ था, 300 वर्ड का लिखा हुआ था। आप दोबारा जाओगे इन पेज को ऐड करोगे और वहां पे फ्रेश कंटेंट यानी कि अभी के टाइम का कंटेंट, फॉर एग्जांपल आज पहले ग्राफिक डिजाइन मींस कोरा, आज के टाइम पे ग्राफिक डिजाइनिंग मींस ऑनलाइन एआई जनरेटिव फील्ड्स थ्रू फोटोशॉप, यानी कि आपका जो ओवरऑल कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा। जब चीजें चेंज हो रही हैं, वेब डेवलपमेंट की बात की तब लैंग्वेजेस होती है, अब लैंग्वेजेस हो रहे हैं, तो आप कंटेंट को अपडेट करते हैं इस तरह से। अपडेटेड कंटेंट हमेशा हमारा जो सर्च इंजन होता है उसे पसंद करता है। रैंकिंग 60% तक आपके कंटेंट पर बेस्ड ऑन है। एसईओ एक्सपर्ट्स को इसलिए हायर किया जाता है कि भाई उस कंटेंट को सर्च इंजन के मुताबिक सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट ही बना सकते हैं। हमें पता है एल्गोरिदम क्या कहता है, हम एल्गोरिदम को समझ सकते हैं और हम उस कंटेंट को उस मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। या जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई कि भाई सर्च इंजन को कंटेंट समझाना होता है। आपने नॉर्मल पेज पे कंटेंट लिख दिया, आप अपनी तरफ से कहते हो बहुत अच्छा कंटेंट लिख दिया, बट स्टिल आपको रैंकिंग नहीं देखने को मिलती। उसका रीजन ये है कि मैंने आपको अभी खुद बताया भाई सर्च इंजन अंदर है, वो आपके कंटेंट को रीड नहीं कर सकता, तो सर्च इंजन को कंटेंट समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो काम हम ही करते हैं। हम ओवरऑल अपनी साइट स्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, उसमें जितने टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व करते
अपनी साइट के लिए बेटर कीवर्ड्स चूज करते हैं, जिन कीवर्ड्स पर हम इजीली रैंक कर सकते हैं, अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है। तो ये सारे के सारे काम एसईओ एक्सपर्ट्स ही करते हैं। नॉर्मल पर्सन को अगर आप बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जी पूरी वेबसाइट है, इसमें कंटेंट बेहतर कर दो, चाहे वो कितना भी बड़ा कंटेंट का एक्सपर्ट क्यों नहीं है, वो उस वेबसाइट कंटेंट गूगल के मुताबिक, हमारे सर्च इंजन के मुताबिक बेहतर नहीं कर सकता, जब तक कि उसको गूगल का एल्गोरिदम नहीं पता। तो ये आज आप लोगों की पहली क्लास, आपको पता चला जी पांडा क्या है, पांडा क्या करता है, पेंगुइन क्या करता है। आपके कंटेंट एक्सपर्ट आया, उसने पांडा को इग्नोर किया और उसने अपनी तरफ से वहां पे कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से उसने कह दिया जी मैं 2500 वर्ड्स कंटेंट लिख के आ गया हूँ, बनाया पेनल्टी पड़ी, क्यों? कंटेंट सारा इररिलेवेंट लिख दिया। स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग से किया था, उसी में सब कुछ लिख कर आ गया, ज्यादा कंटेंट लिखने के चक्कर में। जैसे हम उर्दू पेपर में सारी शीट भर के नंबर फिर 40 के आ रहे होते हैं, उसका रीजन यही होता है, हम इररिलेवेंट लिखने की तरफ चले जाते हैं, हम रेलेवेंसी को भूल जाते हैं, हम वैसे पेजेस को भरना शुरू कर देते हैं, गाने भी लिख के, पुरानी कहानियां भी लिख, सब कुछ लिख दिया और एंड रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते। आपको रेलेवेंट भी रहना है, आपको उसके एल्गोरिदम को भी फॉलो करना है। जब तक आप एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए कंटेंट होगा, फिर वो कंटेंट ग्रो करेगा और रिजल्ट्स भी देगा। एल्गोरिदम का नॉलेज ही सीखना थ्रू आउट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आज दो बात आपको पता चली, कंटेंट के रेलेवेंट भी और लिंक्स के रेलेवेंट भी। इसी तरह फर्दर हर क्लास में आपको एल्गोरिदम यही बात है, एल्गोरिदम अपडेट होता है, ऑब्वियसली बात है, उसके लिए हमें अपने कंटेंट को फ्रेश रखना पड़ेगा, हम अपने आप की अपनी इंप्रूवमेंट पर खुद काम करना पड़ता है। जी हाँ जी, नहीं देखिए जो बेस है ना वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले घर वैसे ही बनते हैं, अभी भी घर वैसे ही बनते हैं, बट डिजाइन चेंज हो गई है, लाइटें वैसी दूसरी आ गई हैं। पहले हम यहाँ पर सॉकेट वगैरह में या होल्डर लगते थे, अभी सीलिंग में लग जाती हैं लाइटें, अभी भी ये लाइट्स ही हैं, ठीक है। पहले हम घर बनते थे तो हम किसी चीज को नहीं देखते थे, डाकघर बना देते थे, अभी हम बनाते हैं देखते हैं भी ऑरेंज लाइन के पास घर तो वाइब्रेशन का चक्कर है, ये चक्कर इसको देखो। पहले लोग एसईओ कर रहे थे, उन्हें पता था पांडा की क्या टेंशन है, पांडा आ गई तो अब उन्हें पता लगा कंटेंट को थोड़ा हिसाब किताब से ठीक कर रखना पड़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी स्लाइड चेंजेस होती है, ऐसा नहीं कि आपको एसईओ का कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, जब भी गूगल की अपडेट आएगी, यू शुड मेक श्योर कि भाई आपको वो चीजें चेंज हुई हैं उनको आप अडॉप्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि गूगल की जो रिसेंट अपडेट आई है, एक हफ्ता 10 दिन पहले, उस अपडेट में गूगल एक फीचर अपना बंद कर दिया है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपने देखा होगा, सम ऑफ द टाइम, ठीक है, सम ऑफ द टाइम आपको गूगल पर जब भी आप कुछ सर्च करके लिखते हो ना, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको ये एफएक्यूज देखने को मिलते हैं, ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनका मजदर ये है कि भाई इसमें क्लिक करूंगा ना, इसके अगेंस्ट में आंसर मिल जाएगा। ये एफएक्यूज अभी गूगल रिमूव कर रहा है, ये करंट अपडेट है आज से 10 दिन पहले की गूगल की अपडेट ये है। तो ये साइड साइड चीजें होती हैं। अब इसका मतलब है कि इन फ्यूचर मैं अपनी साइट पर इस फीचर को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि तो बंद ही हो जाए, हमें ये चीज अपनी साइट पर सेटअप नहीं करी। और इन सारी चीजों के जनरल नॉलेज के लिए, अपनी अपनी जो नॉलेज है आपकी, उसको अपडेट रखने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, जो मैं आपको बताता रहूंगा, आप अपने फॉलो करते रहना, वहां से आप अपना जो कंटेंट या ओवरऑल अपना नॉलेज उसको नहीं। चैट जीपीटी को कौन यूज करता है के लिए? कंटेंट के लिए होता है। और हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों को ज़हन में ये चीज है कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या एआई आ रहा है तो ओवरऑल हमें रिप्लेस कर दे इंसानों का, ये तो वो चीज टोटली इररिलेवेंट है। आप कंपेयर भी नहीं कर सकते एक पर्सन का, इंसान का जिसका दिमाग काम करता है, और एक कोडेड मशीन का जिसकी एक लिमिट है, ठीक। जब तक एआई खुद से सीखने की सलाहियत नहीं रखता, वो तब तक हमें रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। एआई हमें हेल्प आउट करने के लिए बनाया गया है, एआई आपको फायदा देगा, आपके काम आसान करवाएगा,
एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ये बात ही आपने ज़हन में रखना। और एआई को लोग सर्चेस के लिए यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके, जैसे मैंने आप गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मुझे बता दिया कौन कौन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाते हैं, वहां पे यही करके लिखूंगा, वो मुझे एक आर्टिकल लिख कर दे देगा। एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ। हमारा जो सर्च इंजन है उसे आप कह सकते हो किसी हद तक इतना एडवांस हो चुका है कि वो हमारे इंटेंशन है उनको समझ सकता है। फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट देखते हो ना, वो हमेशा आपको टी शर्ट खरीदने के ऑप्शन देता है, वो कभी भी टी शर्ट बेचने के ऑप्शन नहीं आपको दे रहा होगा जब तक आप खुद नहीं लिखते टी शर्ट सेल। तब तक आप गूगल को खुद नहीं बताते मैंने टी शर्ट बेचनी है, तब तक वो आपको टी शर्ट बेचने के ऑप्शन नहीं बताएगा। अब सिंपल टी शर्ट लिखोगे, टी शर्ट खरीदने के ही ऑप्शन बताएगा क्योंकि उसको पता मैं खरीदनी। बट ये इंटेंशन आपका चैट जीपीटी, आपका कोई भी और एआई कैप्चर नहीं कर सकते। देखो लाइव दिखाता हूँ, मैं गूगल पे आया और मैं यहाँ पर सर्च किया, ये इमेज आ गई, स्क्रॉल डाउन देखो आउटफिटर्स की वेबसाइट आ रही है, यानी कि वो वेबसाइट जहां से जाके मैं टी शर्ट परचेज कर सकता हूँ। हम टी शर्ट दिखा था, हमने तो नहीं कहा मैंने टी शर्ट परचेज कर, बट वो स्टिल आपको क्या गया परचेज, मतलब कि वो आपकी इंटेंशन को रीड कर पा रहा है। जब तक मैं नहीं लिखूंगा कि मैं टी शर्ट सेल करनी है, वो सेल के ऑप्शन ही नहीं आपको देगा। तो ये सेम इंटेंशन आपका एआई कभी नहीं कैप्चर कर सकता। और इवन दो अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, लिमिटेड कंटेंट है, हम 2 साल से जितना अपडेट हो गया चैट जीपीटी के पास वो कंटेंट नहीं है। चैट जीपीटी से आज पूछोगे ना इमरान किस केस में अंदर उसे नहीं पता, कहेगा मैंने नहीं पता जी। सितंबर 21 तक घटा, 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड वाइड नहीं, हम यूएस तक गए थे, वो करंट रीजन था। नहीं, इसका मतलब ऐसी अच्छी नहीं होना, इसका मतलब कि भाई कंट्री टू कंट्री आपकी रैंकिंग्स डिफरेंट है, लोकेशन टू लोकेशन रैंकिंग्स डिफरेंट है, हर जगह पर सेम रैंकिंग्स नहीं आएंगे। हो सकता है ना यूएस में ज्यादा यूडेमी होगा, यूडेमी का नाम है, कोर्सेरा तो अभी आ रहा है, साल 2 साल पहले की कहानी है, यूडेमी आपको पता होगा कितना पुराना है। तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट वैल्यू एक एसेट बना हुआ है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन हमको जरा रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, रिलेवेंट टू गूगल अपडेट्स आप एक वेबसाइट है सर्च इंजन जर्नल के नाम से, इवन दो सर्च इंजन जर्नल के नाम से वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। गूगल की एल्गोरिथम अपडेट्स, एसईओ की अपडेट्स, एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको ये सारे रिसोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे। नॉट जस्ट फॉर एसईओ, आपको सोशल मीडिया के रेलेवेंट भी रिजल्ट्स वहां पर मिल जाएंगे, आप इस कोड को यूज कर सकते हो। मैं ग्रुप में भी ये चीज शेयर करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कीवर्ड्स का रैंकिंग में कितना परसेंट रोल है, क्या कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है। देखिए हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा इंशाल्लाह आई थिंक तो फ्राइडे से स्टार्ट होगा या मेरी उससे भी बात स्टार्ट हो, दैट इज कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च है क्या चीज, फॉर एग्जांपल देखा अभी हमने शर्ट देखकर गूगल पे सर्च किया था और गूगल ने हमें रिजल्ट दिखाया। अब हमारा पहला काम कीवर्ड रिसर्च में ये होता है कि अपने लिए अच्छे कीवर्ड को चूज करना, यानी कि वो कीवर्ड जिन पर आप इजीली रैंक कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, हम अपनी मर्जी से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम कहीं ये कीवर्ड्स फाइनल कर लेते हैं, इन कीवर्ड्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, रैंकिंग ले लेंगे। हो सकता है आप जब कीवर्ड्स पे रैंक कर जाओ, आपको पता चले पूरे महीने में उस कीवर्ड को 100 दफा सर्च किया जा रहा है, हमें क्या ही फायदा होगा उससे। जिस कीवर्ड पर पूरे महीने में 100 सर्चेज हैं, तो क्या आपको पूरे महीने में 3 सेल्स होंगी बस। ठीक है, दैट्स व्हाई कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है। मोreover, आप हो सकता है कि आप एक कीवर्ड ढूंढ लो जिसकी सर्चेज बहुत ज्यादा है, पर बाद में पता चला उसमें कंपटीशन बहुत है, रैंकिंग नहीं हो रही। दैट्स व्हाई कीवर्ड सर्च एक सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है एसईओ का। अगर आप अच्छे कीवर्ड फाइंड आउट नहीं करोगे, बाकी सब कुछ कर लो, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है रेलेवेंट टू ट्रैफिक। देखिए जो ट्रैफिक होती है ना वेबसाइट पर आने वाली ट्रैफिक, ये 3 तरह की होती है। आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रैफिक आती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है और पेड ट्रैफिक आती है। जस्ट 3 तरह की ट्रैफिक होती है। डायरेक्ट ट्रैफिक ये है कि मैंने किसी जगह पर अपना लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दिया, तो उससे जो भी ट्रैफिक आएगी वो कंसीडर होगी मेरी डायरेक्ट ट्रैफिक। अगर ऑडियंस मेरा कीवर्ड गूगल पे सर्च करके मेरी वेबसाइट पर आ रही है, इन दैट केस वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगी। और अगर मैं पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑडियंस लेकर आ रहा हूँ तो वो सिंपली मेरी इनऑर्गेनिक या पेड ट्रैफिक कंसीडर होगी। तो तीनों तरह की हमारे पर ट्रैफिक होती है। हमेशा याद रखना, रेलेवेंट ट्रैफिक हमें बेनिफिट देती है, इररेलेवेंट ट्रैफिक कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देती। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो कर सकते हैं। हम इससे काम ना इंशाल्लाह जब हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो तब मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा अबाउट टूल्स। हम इंशाल्लाह पेड टूल्स को भी यूज करेंगे, फ्री टूल को भी यूज करेंगे, चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे, गूगल को भी यूज करेंगे और भी बहुत कुछ यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी इन बिटवीन हम टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, अव्वल आई वुड रिकमेंड कि आप में से कोई पेड टूल्स की तरफ ना जाए। मैं आपको हर चीज का फ्री ऑप्शन दूंगा, फ्री ऑप्शन के थ्रू वो सारे काम किस तरह से कर सकते हैं। या जो अक्सर ही हमारा काम है जुगाड़ होगा, हम जुगाड़ लगाकर अपने सारे पेड सोर्सेज को भी यूज करके काम कैसे लेंगे, हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। नहीं, तो इतना खास नहीं है। फॉर एग्जांपल पेड टूल में ये काम आसान आसान हो जाएगा, फ्री टूल में आप जाओगे तो 36 टूल्स से डाटा कलेक्ट करके फिर उसके बराबर डाटा आएगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा, और मेहनत को बिस्मिल्लाह करोगे तो फिर पैसों को भी आमीन होगी। ऐसा ही है ना, अगर आप मेहनत को नहीं कहते कि भाई यहाँ नहीं करनी मेहनत, इंटरनेट के पैसे भी नहीं आते, तो मेहनत अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो अगर आप पेड टूल्स की बात करते हैं, अब समरेश $120 का मंथली पाकिस्तान में कौन परचेज करेगा? और पाकिस्तान में क्लाइंट वेबसाइट की असलियत 35, 40, 50 हज़ार बस। तो उसमें से भी अगर आप 30, 32 हज़ार का टूल ले लो तो कम होंगे क्या? तो उससे बेहतर आप फ्री रिसोर्सेज को यूज कर लें, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें। और एक्चुअल में इतनी मेहनत है नहीं, आपको जस्ट नहीं उंगलियों को थोड़ा सा तेल देना और काम पे फोकस रखना। शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना, आपका सारा काम तेज हो जाता है। जब आप शॉर्टकट कीज को यूज नहीं करते, आप काम करते हुए गाना नहीं सुन रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर आपका काम स्लो होता है। वही काम को आप फोकस के साथ करो तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर 8 50 हो गए। टेक्निकल एसईओ में एक्चुअल में आपकी वेबसाइट के मसले मसाइल, खानदानी मसले होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट स्लो चलती है, आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आके वापस चले जाती है, आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस के लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे पता ही नहीं चलता कौन सा पेज कहाँ पर है। ठीक है, ऑडियंस आपकी साइड पर आती है, उसे पता चलता है आधी इमेजेस लोड होगी, आधी इमेजेस लोड नहीं हुई। कोड का आपकी वेबसाइट पे कोड लिखा हो बहुत ज्यादा लेंथी है, एक्चुअल में कोड की जरूरत ही नहीं है, ओवरऑल आपकी वेबसाइट को स्लो करके बैठा हुआ है। टेक्निकल में मेटा टैग्स, टाइटल, हेडिंग, एरर, इंसिडेंट नहीं होते, ये सारा वहाँ पे है। टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट का आप कह सकते हो कि ओवरऑल साइट बेस्ड ऑडिट होता है, ऑन पेज में पेज बेस्ड होती है। ये जो चीजें आप कह रहे हैं टाइटल, हेडिंग वगैरह, ये पेजेस के होते हैं। हम्म, हम्म। आप किसी भी टेक टूल को यूज करते ना, फॉर एग्जांपल वेबसाइट के ऑडिट के रेलेवेंट, वो आपको कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। वो आपको रिजल्ट देता है टाइटल नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, डुप्लीकेशन हो गया, यूआरएल लेंथी है, ये वो आपको नहीं बताएगा आपके कोड में फंसे हैं, वो आपको नहीं बताएगा रेंडर ब्लॉकिंग आ रही है, वो आपको नहीं बताएगा कौन सी आपकी सीएसएस एसईओ की यूज नहीं हो रही है कहीं पर। ये टूल्स आपको प्रोवाइड करेंगे गूगल के फ्री टूल्स। सही है, तो जिस भी ऑनलाइन टूल से आप ऑडिट करोगे ना, तो वो आपको छोटे छोटे ये वाले इश्यूज बताता है जो कि ऑन पेज में हम कवर करते हैं सारे के सारे। जो एक्चुअल मसले हैं ना आपकी साइट का,
जो साइड बेस एरर होते हैं वो सारे टेक्निकल होते हैं। साइड में आ गया robots.txt आ गया, स्कीमा मार्कअप आ गया आपकी साइड का, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कोड को मिनिफाई करना, रेंडर ब्लॉकिंग, अनयूज्ड कोड को कैसे आइडेंटिफाई करना, वहां से रिमूव करना, ये चीजें आपको फ्री टूल नहीं देते। इवन तो पेड टूल ही आपको हाईलाइट करके नहीं देता। एक्चुअल में इन सारे टूल्स के सारी चीजों के रेलेवेंट आपको अगर बात ना, तो हम सिर्फ करते हैं भाई गूगल का अपना टूल है पेज इनसाइट। आप पेज इनसाइट पे जाओ, वेबसाइट का नाम लिखो, वेबसाइट को एनालाइज करके उसके टेक्निकल मसले बताएगा। अब ये टेक्निकल मसले आपको पेड टूल नहीं बताएंगे, या आप यहाँ पर जाओगे या दूसरा फ्री टूल आपके जीपी मैट्रिक्स है, वहां पर चले जाओ, दोनों फ्री है। कोर्स ऑनलाइन मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, ग्रुप में आप नीचे वहां भाई से कांटेक्ट कर लीजिएगा, दानिश भाई से आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। हाँ जी, मैं कर दूंगा शेयर। सर आप लोगों को मैं 2 लिंक शेयर करूंगा, पांडा का, पेंगुइन का। आपने ये 2 लिंक्स को अच्छी तरह से बोल के पी के आना है, ठीक है। आप ये 2 अपडेट्स को अच्छे से समझ के, ताकि इंशाल्लाह जो फर्दर लेक्चर में मैं जो भी बात करूंगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके जी, क्लियर। बाकी इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप पर हो जाएगी। इन केस आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ग्रुप में मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। ब्लॉग इसको वो हो जाएगा एक आध दिन में ऑन, एक आध दिन में ऑन हो